सम्माननीय सहभागी जन, आदरणीय जेपी गुप्ता सर, विभिन्न बैंकों से आए हुए गणमान्य जन, चौधरी जी और अन्य तमाम लोग, हमारे अपने विभाग से अलग अलग जो राजस्व की शाखाएं हैं उनमें खनन से, परिवहन से, कॉमर्शियल टैक्स से, पंजीयन एवं मुद्रांक से अलग अलग सभी क्षेत्रों के लोग, विभिन्न उपक्रमों से, विभिन्न उद्योगों से आए हुए प्रतिनिधि, विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो ICWA या CA इंस्टीट्यूट के लोग हैं, मीडिया के लोग, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। राज और राजस्व, राजस्व किसके लिए है? राज के लिए है। और चर्चा किस पर होनी है कि राजस्व के क्या राज और हो सकते हैं, क्या और सूत्र हो सकते हैं जिन पर थोड़ा सा और प्रकाश पड़ जाए, थोड़ी सी और सरलता आ जाए तो शायद एक नई दिशा पा जाए। बहुत पहले किसी ने जब राजनीति शास्त्र पर पुस्तक लिखी थी तो उसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का नाम सभी ने सुन रखा होगा, विष्णुगुप्त चाणक्य कहलाते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम क्यों रखा होगा? राज की शक्ति उसकी सॉवरेनिटी में होती है, स्टेट उसकी सॉवरेनिटी से बनता है, राज उसके दंड से चलता है। लेकिन दंड की शक्ति, किसी राज की शक्ति किस बात में निहित है? अर्थ में निहित है, धन में निहित। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण जो कभी निर्भर करते हैं तो उस धन पर, उस संपदा पर निर्भर करते हैं। अर्थ की शक्ति के बिना कोई भी सशक्तिकरण की बात करता है तो समझिए कि वो व्यावहारिक जगत में, सांसारिक जगत में निरर्थक हो रहा है। चाणक्य ने कहा था कि चार चीजें राज ध्यान में रख ले। क्या चार चीजें हैं? अलब्ध लब्धार्था लब्धस्य परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी तस्याम आयत्ता लोक यात्रा। जो चीज प्राप्त नहीं हो सकी है उसे प्राप्त करो, जो प्राप्त हो गई उसे रक्षित करो, उसे सुरक्षित रखो, जो सुरक्षित हो गई उसे संवर्धित करो। केवल ऐसा नहीं कि तुम उस कोष के लिए ऐसे कोषागार बन जाओ कि जहां से कोई और चीज बढ़ ही नहीं पा रही है, अन्न प्राप्त हुआ उसे बीज बना ही नहीं सके, और जो बढ़ भी गया उसे क्या करोगे? लोक तक पहुंचा दो। बीज बांट दो, बिखेरने के लिए बने। गांधी जी बड़ी अच्छी बात करते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है न्यासिता का। एक ईशावास्योपनिषद है, पुराना उपनिषद है, उसका पहला ही श्लोक है जिससे वे बड़े प्रभावित थे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है वो परमात्मा का है, तुम उसके ट्रस्टी हो, और उस ट्रस्ट के भीतर तुम जिस न्यास को लेकर बैठे हुए हो उसका त्याग पूर्वक भोग करने सीख लो। अपने आप में तुमने सही लोक की यात्रा पा। लोक की यात्रा क्या कहती है? एक बड़े पुराने ऋषि थे अत्रि, वो कहते थे कि जिस राजस्व की बात करते हो ये तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहला है सुराज, राज कैसा अच्छा चल रहा है, सुशासन कितना तुम बेहतर दे पा रहे हो। दूसरा है कि सुभिक्ष, संसार में सुख की स्थिति, आनंद की स्थिति, संपदा की स्थिति कैसी है। और तीसरा सुकर, कैसे चीजें सुकर हो रखी हैं, कैसे तुमने कर की प्रणाली को कितना जटिल बनाया या सरल बनाया, कितने स्लैब्स गठित किए, कितने आसान रिटर्न्स किए। ये भी रेवेन्यू शब्द क्या अर्थ रखता है? रेवेन्यू शब्द का मूल अर्थ था रिटर्न। प्राप्त हो गया, चीजें आ गई, लेकिन ये प्रवाह है। बैंक्स जानते होंगे, अगर उनके यहां धन रुक गया तो इसका मतलब विवर्धित नहीं हुआ, वो फिर वहीं का वहीं से। आप, अभी मैं सर से बातचीत कर रहा था, जेपी गुप्ता सर से, उनके पास कुछ उनकी प्रिय स्मृतियां थी। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, चित्र आप देख रहे होंगे, एक हवा महल का चित्र दिख रहा होगा। उन्होंने बताया कि उनका विद्यालय वहीं पर था। अब तक जो बचपन की स्मृतियां हैं ताजी रह जाती हैं। हवा महल क्या करता है, कभी सोचा है? वो ताजमहल नहीं है, नजदीक से जाएंगे बहुत सुंदर भी नहीं दिखेगा।
दूर से बड़ा फोटोजेनिक दिखेगा। हर एक चीज की दृश्यता के लिए पर्याप्त सामने जगह होनी चाहिए। ये स्थापत्य का सिद्धांत है। अचानक सड़क व्यस्त हो गई तो अब नजदीक से देखते हैं तो दिख ही नहीं पाता, भीड़ में तो और भी नहीं दिख पाता। हवा महल हवाओं के लिए है, वेंटिलेशन के लिए है। हवा का अपना नियम है। अगर एक तरफ से मैं इस हॉल को चाहे जितना खाली कर दूं, हवाएं प्रवेश नहीं करेंगी जब तक क्रॉस वेंटिलेशन न निर्मित हो जाए। जब तक आप ऐसी व्यवस्था न निर्मित कर लें कि एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से चला जाए, तब तक समझिए कि आप वेंटिलेशन के नियम का पालना ही नहीं कर सके। राज समय भी चाहता है, सुविधा भी चाहता है और उसके भीतर सरलीकरण भी चाहता है। आज हमारे पास आईटी के लोग हैं। इलेट्स आईटी केंद्रित बहुत सारे कार्यक्रम भी करता रहता है। एनआईसी से लोग हैं, जो हमारे बहुत सारे ईवाई के कंसल्टेंट्स हैं, वे लोग भी हैं। एक प्रश्न उठाते हैं, आईटी पर कोई चीज लाई जाती है, थोड़ा प्रकाश पड़ जाता है, थोड़ा चीजों को, कोई भी चीज अब छिपाई नहीं जा सकती। चीजें लिंक हो गई, श्रृंखला से जुड़ गई। मेरा बैंक खाता कहीं पर था, मेरा इंश्योरेंस का कागजात कहीं पर था, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, वो जुड़ गए। वे किस व्यवस्था पर काम करते हैं? जो व्यवस्था हम देंगे। यदि हमने व्यवस्था जटिल बनाई तो ये वो फ्लाईओवर होगा जिसमें हमने नीचे लगने वाले जाम को कहीं ऊपर लगा दिया। तो व्यवस्था में जिस सीमा तक हम चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस ढंग से हम अपने डिस्क्रिशन को ला रहे हैं, जहां पर भी विवेक की चीजों को हम अपने नियंत्रण में ला रहे हैं, उनको कोडिफाई करके ऑटोमेट कर दें, यही भविष्य है। और जितनी दूर तक हम ऑटोमेशन लाते जाएंगे, हम जितनी दूर तक उन्हें अपने आप चलने, जमाना तो एआई का आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है, वो हमारी चीजें संभालें, इससे पहले हम उन्हें समर्पित कर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम ठीक ढंग से अगर चीजों को कोडिफाई करना सीख लें, ठीक ढंग से अगर ऑटोमेट करना सीख लें, उसी में उसका भविष्य निहित है। आज जो नम्रता आंकड़े दिखा रही थी, किसी भी राज्य के लिए 2/3 तक जो आय है वो कॉमर्शियल टैक्स से निकल कर आती है, वैट से निकल कर आती है। 1/4 हो सकता है कि, या 1/4 के आस से थोड़ा सा कम कहीं आबकारी का हो सकता है, कुछ हिस्सा हमारा भूमि पंजीयन और वाहन का हो सकता है। बहुत सुरक्षित लग सकता है। एकाएक कोई नई चीज आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आई और पुरानी के लिए जगह समाप्त कर देती है। क्या लगता है, एकाएक एक सरकार अचानक निर्णय ले ले कि शराबबंदी कर दी जाएगी, ऑक्साइज एक्साइज की जो भी ड्यूटी हमें प्राप्त होती है, जो भी शुल्क है, वो समाप्त हो जाएगा। एक दिन अचानक निर्णय ले लिया जाए कि हमारे भीतर उद्योगों के लिए, अमुक के लिए जगह नहीं रहेगी, संभव है कि उससे प्राप्त होने वाला राजस्व रुक जाए। माइनिंग की जरा सी पॉलिसी बदल दें, पता चलेगा कि जिन चीजों के खनन में हमें राजस्व थोड़ा प्राप्त हो रहा था, बहुत बड़ा हो गया। जिसमें हमें लगता है कि बड़ा सुरक्षित है, पंजीयन और मुद्रांक, आज से 50 साल बाद जब आबादी घट रही होगी तो जमीन की कीमतें क्या वही रह जाएंगी? कॉमन सेंस कहता है कि अब वो नहीं रह जाएंगी। अचानक कीमतें गिरेंगी तो स्वाभाविक है कि राजस्व गिरने लगेगा। अगर अचानक एथेनॉल आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो क्या लगता है कि डीजल पर और पेट्रोल पर जो हमें राजस्व प्राप्त होता है वही रह जाएगा? टेक्नोलॉजी अपने आप में हर बार अपनी चीजों को ही, पुरानी चीजों की ही समाधि पर जन्म ले रही होती है। और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी बची रह गई, पुराना विज्ञान बचा रह गया, तो इसका मतलब कि वो आगे के लिए अपने आप बाधा बनता चला। हमें हर बार इसीलिए कॉम्पिटिटिव माहौल में रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी बात चल रही थी, एक फ्रीकोनॉमिक्स नाम की किताब है, बड़ी प्रसिद्ध है। कहती है कि जैसे जैसे कोई संस्था बड़ी होती जाए, वो कई बार अकुशल होने लगती है। इसीलिए उसकी अपने मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर भी होंगे। मोनोपोलिस्टिक की हर जगह उसकी ब्रांचेज हैं, हर जगह उसकी शाखाएं हैं, हर जगह वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं छोटे के लिए जगह रह जाती है। ट्रांसपोर्ट के लोग जानते होंगे कि जब सड़क पर चलते हैं तो बड़े वाहन से छोटे वाहन ज्यादा परेशान रहते हैं। छोटा वाहन कहीं से भी आगे आ जाता है, कहीं से भी निकल के आ जाता है।
तो वो छोटे वाले के लिए जगह हमेशा बनी रहती है। तो जब भी हम राजस्व की बात करने की कोशिश करें, हमेशा दूरगामी ढंग से सोचने की करें कि आगे आने वाला भविष्य किसका है और किसका संकट में पड़ने वाला है। 10 साल बाद पेट्रोलियम और डीजल के लिए एक नया संकट शुरू हो चुका होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी जगह जमा चुके होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन या एथेनॉल अपनी नई दिशाएं पा चुका होगा। टूरिज्म दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, उसके साथ अगर हमारी हाउसिंग, उसके साथ हमारा अगर होटल इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, तो हम उसके साथ कदम ताल मिलाकर पीछे जो चलना चाहिए वो चल नहीं पाएंगे। जो हमारे आईटी के लोग हैं, वे केवल वेंडर नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जब किसी चीज के भीतर अगर वे सिस्टम को सबसे बेहतर रूप में, सबसे नजदीक में बैठकर समझ रहे होते हैं, चीजों को वो किस रूप में प्रशासनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ला सकते हैं, वो सजेशन उनके पास से आना चाहिए। बैंक्स, जिन बैंक्स की बातचीत की जाती है, आज दुनिया में सबसे महंगे लोन हमारे भारत में है। हमें विचार करना पड़ेगा, जब हम रिप्स के भीतर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो किस लिए दे रहे होते हैं? ये इंटरेस्ट सब्सिडी इसलिए दे रहे होते हैं कि लोन महंगा है, ऋण कहीं ज्यादा कीमत का है और उसे सस्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कोई और भी रास्ते तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। हमें विचार करने की आवश्यकता होनी चाहिए कि क्या इतने ब्रांचेज आवश्यक हैं? क्या आज की डेट में आधार एनेबल्ड बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा सकता है? क्या हम इसके भीतर उद्योग के लोगों को, जिसके वो सदस्य हैं, उनको लोन देने के लिए उनको गारंटर के रूप में रखते हुए हम पार्टनर बना सकते हैं? तो एक लंबी संभावनाओं की फेहरिस्त हो सकती है। हम लोग बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। उन चर्चा के भीतर जो बिंदु निकल कर आएंगे, जो इस मंथन से निकल कर आएंगे, वे हमारे लिए थाती होंगे। अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए हैं, अकेडमिशियन भी आए हैं। वे लोग अपने अपने सुझाव यहाँ पर प्रदान करेंगे। अंत में जो बात समाप्त करते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रक्त के भीतर जो चीजें बहा करती हैं, प्रवहमान होती हैं, वो ऊर्जा देती हैं, वो अपने आप आजादी की ओर ले जाती हैं। अगर आपने जन को, गण को, उद्यम को अगर आजादी दे दी, वो आपके रक्त की तरह स्वयं प्रवहमान हो जाएगा, वो स्वयं आपको ऊर्जा दे देगा। हमारी शुभकामना। और जितने भी लोग आए हैं उनका पुनः अभिनंदन।